आज हम लोग समझेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी एंड उसी पर बेस थ्योरम, ठीक है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? टोटल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि अलग अलग सेक्शन से तुम्हें क्या दी गई है? प्रोबेबिलिटी दी गई है। अलग अलग सेक्शन से तुम्हें क्या दी गई है? अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी है और साइमल्टेनियस ऑकरेंस हो रहा है। तो साइमल्टेनियस का मतलब समझो कि एक साथ अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे अगर आप मल्टीप्लिकेशन में देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि उसमें भी साइमल्टेनियस ही होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन थ्योरम देखोगे, लेकिन उसमें एक सेक्शन का पूछते हैं, ओनली फॉर वन सेक्शन, ठीक है ना। तो हमने क्या करते हैं, ए इंटरसेक्ट बी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा याद कर लें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, ए इंटरसेक्ट बी दैट इज ए बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस नहीं मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लगाएंगे, बी, यही लगाते हैं ना हम लोग, बी और जब ए हो चुका हो, करेक्ट ना। मल्टीप्लिकेशन यही लगाते हैं जब ए हो चुका हो, तो कुछ इस तरह लगाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। ये समझ में आ गया भाई। इसी पे कंडीशनल पे उल्टा था कि हमें क्या निकालना था, पी ए निकालना होता था। तो ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रखते थे और नीचे जब पी ए निकालना है, जब बी हो चुका हो तो नीचे क्या रखते थे कंडीशनल में, कि जब बी हो चुका हो, यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे रखते थे कंडीशनल में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कंडीशनल के जैसा ही होता है, बट कंडीशनल में देखो भाई, मल्टीप्लिकेशन कंडीशनल फर्क क्या है। कंडीशनल में स्पेशल एक पर्टिकुलर इवेंट का पूछता है कंडीशनल में, और मल्टीप्लिकेशन में क्या पूछता है, साइमल्टेनियस। कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन में यही फर्क होता है ना। कंडीशनल क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ जब बी हो चुका हो, यानी कि पर्टिकुलर केस का पूछ रहा है, पर्टिकुलर। तो ये तो हम लोग कंडीशनल में करते थे। देखो एक पेज में सारी चीजें समझ लो जरा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। इधर ही बैठ के करो, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, या तो इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इजी हो जाएगा। तो कंडीशनल में पर्टिकुलर केस का हम स्टडी करते थे कि ए का बताओ जब बी हो चुका, तो हम लोग क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बताना होता, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, बोलो पहली प्रोबेबिलिटी किसकी लिखेंगे, यहाँ पहली प्रोबेबिलिटी किस, ए की तो निकालनी है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर ऐसे नहीं, इसका फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला होता था, अगर ए बी का ऊपर लिखते थे इंटरसेक्शन के, ए इंटरसेक्शन बी और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का। अगर डिपेंडेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ जब बी हो चुका हो, तो ऊपर क्या लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जब बी हो चुका हो। मल्टीप्लिकेशन में बस इसी का ही मिलता जुलता मल्टीप्लिकेशन है, इसमें स्पेशल केस पूछ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में साइमल्टेनियस ऑकरेंस हो रहा है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी बताओ, और रेड और ब्लैक बॉल की दोनों की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या रेड ब्लैक की दोनों बैग से निकालने की क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते थे, ऐसा करते थे कि ए और बी दोनों की निकालना होता, तो हम लोग क्या करते थे, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे यहाँ लिखते थे इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे कि बी पहले बी हुआ है तो बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, है ना। या फिर इसी को उल्टा ऐसे भी कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी, तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे ए दे रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए इंटरसेक्शन बी ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है ना। मतलब जो भी रिप्लेसमेंट में माइनस हुआ है नंबर, टोटल लोग माइनस हो गए तो बात अलग है, समझ गए ना। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन भी पी बी देन पी ए बाई बी, या फिर पी ए पी बी बाई ए, तो दोनों की बात एक ही है, ठीक है ना। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, डिपेंड करता है क्या तुम्हें दिया गया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और कंडीशनल समझ में आया। कंडीशनल में पर्टिकुलर एक इवेंट का पूछ रहा है और मल्टीप्लिकेशन में साइमल्टेनियस पूछ रहा है। बट इन टोटल प्रोबेबिलिटी का ही मल्टीप्लिकेशन का एक्सटेंशन है। मल्टीप्लिकेशन में एक सेट आ रहा है तो टोटल में प्लस करके कई सेट आएंगे। जैसे कि एक झोला था, उसमें रेड और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन से निकालना था एक बैग से, और टोटल में कई बैग है, टोटल में कई बैग है और साइमल्टेनियस पूछ रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी
बताओ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी बताएंगे तो हम लोग कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई एंड देन प्लस करते जाएंगे। एक बैग से कितनी हो रही है प्रोबेबिलिटी, जैसे कि पी ए मल्टीप्लाई पी बी जब ए हो चुका है। एक तो ये एक बैग की हो गई, प्लस फिर दूसरे बैग में जाएंगे हम लोग, पी कुछ और है जैसे सी है, समझो कुछ और भी है, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो जो भी तुम्हें दिया हुआ है। तो पी कुछ जो डी है जब सी हो चुका है, डैट डैट डैट, इस तरह क्या करते हैं कि प्लस करते हुए जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और टोटल में समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन में कोई एक सेट हो रहा है, टोटल में कई सेट हो रहे, कई बैग हैं, और बीच में हमें क्या लगाना, और कि इस बैग से निकाल रहे हैं और इस बैग से निकाल रहे हैं और इस बैग से निकाल रहे हैं। फिर टोटल प्रोबेबिलिटी से हम लोग कनेक्ट करेंगे बेस थ्योरम को। ठीक है, फॉर्मूला याद करना तो बड़ा इजी होता है, वो प्रॉब्लम नहीं। प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला याद करना प्रॉब्लम नहीं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा एग्जैक्टली वहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन से, तो मल्टीप्लिकेशन टोटल में फ़र्क समझ में आ जाएगा तुम्हें इजी। अगर साइमल्टेनियस और कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन में भी फ़र्क समझ में आएगा। कंडीशन में कोई एक पर्टिकुलर केस पूछ रहा है तो कंडीशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन साइमल्टेनियस पूछ रहा है लेकिन बैग एक है, केस एक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। अब वही मल्टीप्लिकेशन को एक्सटेंड करेंगे और कई केसेस हैं, कई केसेस हैं। जैसे कि रेड और ब्लैक बॉल है तो रेड बॉल के एक बैग, फिर दो दो तीन तीन बैग है, फिर तीन बैग भी है। तो उस तरीके से हर बैग की प्रोबेबिलिटी तुम्हें अलग 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 लिखनी पड़ेगी एंड देन बीच में आप एडिशन करते जाओगे, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। बेस थ्योरम क्या है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में ही भाई मल्टीप्लिकेशन में भी साइमल्टेनियस फॉर वन सेट, लेकिन टोटल में साइमल्टेनियस फॉर ऑल सेट, मैनी सेट्स है, साइमल्टेनियस ही है, साइमल्टेनियस ही। मतलब कई लोगों का पूछ रहा है कि सारे बैग में से रेड की बताओ, या स्टेट वाला तुमने अगर वो लेक्चर देखा था स्टेट्स वाले में कि भाई जे स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ तो सारे स्टेट की बताओ, तो एक स्टेट की पूरी प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरा स्टेट, फिर तीसरे, मतलब ऑकरेंस कई है तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है ओवरऑल, तो इस तरह प्लस करते जाएंगे। फिर बाद में अब टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया, ठीक है। फिर बेस थ्योरम कैसे लगाएंगे टोटल से, तो बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी से ही कोई पर्टिकुलर अगर केस पूछे, कोई पर्टिकुलर केस पूछ ले, जैसे ये वाला केस पूछ लिया कि बैग वन की प्रोबेबिलिटी बताओ फ्रॉम ऑल बैग, फ्रॉम ऑल अदर बैग, तो किसी बैग वन की हमें प्रोबेबिलिटी बताना है फ्रॉम ऑल बैग, तो उस टोटल में से उस बैग का सेट का प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखना और नीचे क्या लिख दो, टोटल वाला पूरा नीचे लिख दोगे अपॉन दिस दिस, है ना। तो इस तरह एक लिखा प्लस इस तरह डैश डैश करके आप ऐसे करते हुए चले जाओगे, तो समझ गया ना। तो टोटल निकाल लो तो बेस तो फिर फट से आ ही जाएगा। कुल मिलाकर बेस थ्योरम के लिए टोटल तुम्हें निकालना है, तो कि जिस केस का पूछ रहा है उस केस के ऊपर रखो, बाकी टोटल वाला नीचे रख दो। तो ये थी कहानी टोटल। और देखो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें है ना एक छोटे से पेज में बता दी है कि कंडीशनल में क्या फ़र्क होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या फ़र्क होता है, टोटल और बेस थ्योरम में क्या फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी आज हम लोग सिर्फ टोटल और बेस थ्योरम करेंगे, उसके बाद एक और ऐसा लेक्चर लेंगे जहाँ पे सारे टाइप की प्रोबेबिलिटी तुम्हें मालूम होनी चाहिए, सारे टाइप की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको बेस थ्योरम को तुम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी को तुम लोग अगर डायग्राम के थ्रू करो तो और भी तुम्हारे लिए इजी पड़ जाएगा अगर डायग्राम के थ्रू करो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास तीन बैग हैं, कितने बैग हैं, तीन बैग हैं, और तीन बैग से कुछ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग दी है कि एक बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरे बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये है, तीसरे बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये है। एग्जाम्पल के तौर पर रेड बॉल जैसे हमने लिया 3, ब्लैक बॉल लिया हमने 4, वाइट बॉल लिया हमने 2 ले लिया, समझे। ये समझे एक डेटा तुम्हें दिया था, ओके। ये डेटा किसका था, ये बैग 1 का था, ठीक है। इसी तरह बैग 2 में है ना तुम्हें एक डेटा दिया हुआ है, रेड है 2, ब्लैक है 1, वाइट है 3, एक बैग 2 का तुम्हें डेटा दिया हुआ था, ओके। इसी तरह बैग 3 का तुम्हें डेटा दिया हुआ था, रेड है 1, है ना, ब्लैक है 5, वाइट है 2, है ना। ये ऐसे 3 अलग अलग बैग की तुम्हें डिटेल दी हुई है, और तुम्हें ओवरऑल यानी रेड बॉल की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओवरऑल रेड बॉल की ही। तो देखना यार कितना आसान हो जाएगा अगर हम रेड बॉल की निकालनी है, अगर हम क्या करें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यानी ओवरऑल निकालो साइमल्टेनियस की रेड बॉल की, सब में से बताओ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सब में से बताना, मतलब फिर वो टोटल थ्योरम, क्योंकि 3 अलग अलग केस हो गए भाई। यहाँ पर अगर इस बैग की रेड इस बैग से बैग 1 से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4 + 2 6 9, 3/9 हो रही है,
ओके, रिड्यूस मत किया करो, ठीक है पहले। और यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, 2/3 4 2 6, 2/6 हो रही है, करेक्ट। यहाँ पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 1/, रेड 1 है ना, 6 6 2 8 8 है ना, रेड 1 1 ऊपर 8। तो ये अलग अलग बैग की तो रेड की बॉल की प्रोबेबिलिटी है कि हमें ओवरऑल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें निकालना है टोटल, यानी टोटल थ्योरम तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी लग रही कैसे लगे, देखो ये तुम मानो तुम्हारे पास बैग कितने, 3 है, 1 2 3 बैग है, ठीक है। तो बैग पहले तो तुम बैग पहले बार तुम्हारा सोचने का तरीका सोचो कि तुम्हें रेड बॉल निकालनी है। पहले तो तुम्हारे पास चॉइस क्या है, 3 बैग की चॉइस है ना, यानी पहले तुम्हारे पास बैग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो बस दिमाग ये लगाना पड़ेगा 3 बैग में कौन सा बैग में हाथ डाले, यानी बैग की प्रोबेबिलिटी अगर 3 बैग है तो बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3, है ना, ये हो गई। अब बैग 1 में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है रेड बॉल की, 3/9 है। बैग 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6 है। और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है बैग 3 की, 1/8 है। काम खत्म, पैसा सब, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। कैसे आया सर, देखो कैसे आया, ए भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना आसान सा लग रहा है सब कुछ, कितना आसान सा लग रहा है सब कुछ, है ना। तो एक सिंपल सा मैंने लिया था, लेकिन ठीक है, यही लॉजिक लगा के आप कर सकते हो। तो ये होगी तुम्हारी टोटल प्रोबेबिलिटी। हाउ इजी, हाउ इजी, ठीक है। अब तुम्हें अब बेस थ्योरम वाला अब इसको तुम फॉर्मूले में, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट के लिए ना ऊपर फॉर्मूला मार देना, भाई ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, रेड की प्रोबेबिलिटी है, 1/3 किसकी, बैक की प्रोबेबिलिटी थी, तो इवन बैक का मान लेना B1, ऐसे B1, फिर आगे लेना है रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब B1 हो चुका है, ऐसे फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। अब बेस थ्योरम में अगर तुम्हें ये बताना है कि रेड की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन बैग 1 से बताओ, बैग 1 से बताओ, तो बेस थ्योरम में क्या करोगे, बैग 1 से बताना है। हाँ, बैग 1 से बताने के लिए तुम्हें ये वाला ऊपर लिख देना है न्यूमरेटर में, और ये वाला नीचे लिख देना है, खत्म। 5 नंबर, 4 से 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी आते हैं, बट डायग्राम बनाना अगर तुम्हें आ गया, अगर डायग्राम बना तो टोटल और बेस वहीं पे खत्म कर दिया तुमने, समझो, ठीक है ना। तो कुछ फिलहाल तो कुछ इजी क्वेश्चन ही हम लोग लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम भी, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बैक वाला जैसे मैंने अभी बताया, तो यहाँ पर भी आपको देखो दिया हुआ है। तो देखो टोटल और बेस कैसे लगाते हैं हम लोग। तो मैंने क्या कहा, टोटल का मतलब मैंने क्या बताया था कि कई केसेस हैं अलग अलग, ओके, कई बॉक्स हैं या कई कंडीशन है अलग अलग, और वहाँ पे साइमल्टेनियस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो बैग 1 कंटेन 3 ब्लैक 2 वाइट, बैग 2 कंटेन 2 ब्लैक 4 वाइट, ठीक है, यानी 2 बैग भी दिए हुए हैं और फिर अंदर दोनों 2 कलर के बॉल भी अलग अलग है। 1 बैग चूजन एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो तुम्हें देखो, अब ये तो बोला गया यानी कि बैग 1 से ब्लैक की बताओ, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया ना कि ब्लैक 1 से बताओ तो इसका मतलब कि ओवरऑल तुम्हें पूछा कि बताओ कि फ्रॉम ऑल द बैग बताओ कि वो ब्लैक क्या है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ फ्रॉम ऑल बैग। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाया। अब यहाँ से देखो, पहले तो 2 बैग है, पहले तुम बैग देखोगे, अंदर हाथ बाद में डालोगे, पहले क्या देखोगे, बैग। तो 2 बैग यानी पहले बैग की प्रोबेबिलिटी मारो, 2 बैग है, 2 लाइन मारी, यानी 1/2 हुआ 2 बैग के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी पहले बैग में ब्लैक बॉल से हमें चाहिए, तो ब्लैक बॉल की कितनी हो रही है, 3 2 5, 3/5 हो रहा है, 3 ब्लैक और आउट ऑफ 5 टोटल 5 है ना बॉल, तो 3/5 लिखा, ओके। अब देखो दूसरे बैग में हमने है ब्लैक बॉल की निकालना है, तो 2 + 4 6, यानी 2/6, तो ये हो जाएगा 2/6। करना क्या है, 1/2 इंटू दिस प्लस 1/2 इंटू दिस, हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। बस ये देखो, थोड़ा लेट फिट करके दिखा देना कि जैसे बैग को दिखाना है तो B1 दिखा दो 1/2, P इन ब्रैकेट B2 दिखा दो, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, थोड़ा स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। यहाँ पे B1 फॉर बैग रखो, B2 फॉर ये रख दो, रेड बॉल ब्लैक बॉल के लिए B रख दो, PB, और PB या PBL रख दो क्योंकि ऑलरेडी B यूज हो गया है, तो वाइट के लिए PW रख दो, करेक्ट है ना। ऐसे एक ये डिक्लेयर कर दो, वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, आगे बात समझ में। तो बस अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी इस तरह आ जाएगी,
ऐसे ही करेंगे ना हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें कुल मिलाकर, इन दोनों मल्टी, लेकिन फॉर्मूले में चलो पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करके 6 तो रख दो, फॉर्मूला ऊपर मार दो यार तुम। यहाँ पे क्या हुआ था, PB1, पहले PB1 हुआ है ना बैग 1 की, इनटू बाद में जब हमें निकालना है ब्लैक बॉल की ना, तो ब्लैक बी ऊपर लिखोगे या ब्लैक ऊपर लिखोगे नीचे, जब बैग 1 सेलेक्ट हो चुका है। ऐसे लिखेंगे ना फॉर्मूले में, तो ऐसे देंगे ना स्टेटमेंट। फिर प्लस करके बैग 2 की प्रोबेबिलिटी यानी PB2 या PE2, कब PE2, फिर आगे हमें क्या ब्लैक बॉल की चाहिए, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी जब बैग 2 हो चुका है। बस, तो चाहो तो नीचे पहले वो लिख दो एक कैलकुलेशन, ऊपर एक लाइन का फॉर्मूला दिखाना है एग्जामिनर को तो दिखा सकते हो बाद में, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं, इजी एक वो करने के लिए। तो नेक्स्ट देखो, देखो लिखा है 2/3 ऑफ स्टूडेंट ए क्लास आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। अगर 2/3 बॉयज है तो 1/3 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल गेटिंग ए फर्स्ट क्लास, यानी कि जो फर्स्ट क्लास इन द बोर्ड एग्जाम इज 0.4, फर्स्ट क्लास मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इज 0.4 एंड ए बॉय गेटिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स इज 0.35, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजेन, स्टूडेंट आगे मतलब ओवरऑल तुमसे पूछ रहा है, ओवरऑल तुमसे पूछ रहा है। अब तुम ग्रुप कैसे बनाओ, पहले क्या दिया देखो, पहले दिया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स, यानी दो वहाँ पे चॉइस है बॉयज एंड गर्ल्स की, तो बॉयज 2 लाइन बना दो, बॉयज है 2/3, गर्ल्स है 1/3, ठीक है। अब उसके बाद जो बॉयज की दी हुई है प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल गेटिंग है 0.4, बॉयज गेटिंग 0.35, तो 0.4 मतलब 4/10, 0.3 और 35/100, है ना, यही तो हुआ। डेसिमल में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला बॉयज चल रहा था ना, तो बॉयज का हो गया 0.35, तो इधर आ गया 0.35, और गर्ल्स का है 0.4, ठीक है ना, गर्ल्स के लिए 0.4। बस दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि पूछा क्या स्टूडेंट का ही पूछा था, कोई पर्टिकुलर गर्ल्स या पर्टिकुलर बॉयज का नहीं पूछा गया था कि एक ऊपर रखे हो बेस थ्योरम लगाएं। तो देखो मैं बार बार इसलिए बेस थ्योरम ले रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है कि यार बेस थ्योरम कहाँ लगा रहे हैं, टोटल कहाँ लगा रहे हैं। तो टोटल और बेस में कंडीशन और मल्टीप्लिकेशन में तो कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक ही केस देगा, तो 2-2 क्लास, फिर 2-2, यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, 2 कैटेगरी अलग फर्स्ट क्लास की, फिर बॉयज और गर्ल्स अलग। तो इस तरह कैटेगरी कंडीशन और मल्टीप्लिकेशन में नहीं दी जाएगी, मल्टीप्लिकेशन एक ही कैटेगरी दी जाएगी, एक ही सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया जाएगा। आगे बात समझ में, तो कितना इजी होता है यार, बस तुम्हें ये तो मारना है यार, क्या मारना है, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना है कि क्लास 1 जैसे कि क्या है, टू द बॉयज़ के लिए B1 लिख दो, B लिख दो, गर्ल्स के लिए G लिख दो, PB PG ऐसे करके लिख सकते हो। और बाद में उधर 2 की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग नाम डिक्लेयर कर दो अपने हिसाब से, कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, तो ऐसे तो इजी होते हैं। बैग P contains 4 white and 5 black balls and बैग Q contains 9 white and 7 black ball। तो यहाँ पे वही हो गया यार बैग 1 बैग 2, लेकिन देखो यहाँ पे और भी एक्सटेंड हो रहा है क्या, चलो देखते हैं, क्योंकि डायग्राम तो दिख रहा है काफ़ी और ज़्यादा एक्सटेंड होता है यार, कोई बात नहीं, एक्सटेंड नहीं हो रहा है, सही है, 4/9 में एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो डिटेल दी गई तुम्हें, ठीक है। ये बॉल इज, तो जिस तरह 2 है इसी तरह 3 भी बन सकते हैं ना, 1 2 3, उस 3 में 3 अलग हो सकते हैं, पहला 3 अलग, फिर दूसरे का 3 अलग और तीसरे का 3 अलग, ऐसा नहीं हो सकता। बॉल्स का कलर पूछा जाए कि जैसे ब्लैक और व्हाइट दोनों का बताओ, मतलब ऐसा कौन सी है? ब्लैक व्हाइट का दोनों कैसे पूछा जाएगा, पूछेगा एक का, नहीं तो ओवरऑल पूछेगा, दोनों के लिए दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो देखो बैग P कंटेन दिस मच व्हाइट एंड दिस मच ब्लैक, Q 9 व्हाइट 7 ब्लैक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक ये है, ए बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग P टू बैग Q, ठीक है। तो P से हमने निकाला, P बैग से निकाल रहे हैं और Q में डाल रहे हैं, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग Q। तो ये देखो थोड़ा सा घुमा के बोला क्या कि पहले P से हमने Q डाला कोई बॉल, अब वो व्हाइट है ब्लैक है नहीं पता, लेकिन Q वाले बैग में डाल दिया, उसके बाद Q से हम लोग निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, Q से निकाल रहे हैं। तो पहले बताओ यहाँ पे पहले देखो क्या है कि ब्लैक और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आ रही है, तुम्हें निकालना किसकी, वाइट की निकालना है, ठीक है। तो वाइट की देखो, वाइट की क्या होगी 4/9 आएगी बैक P से, और इससे कितनी आएगी
9/9 + 7 16, 9/16 आएगी। तो ये दो ग्रुप तो हमारे बन गए, ठीक है, 9/16। लेकिन देखो अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हमने P से निकाल कर हमने किसमें Q में डाला है ना, P से निकाल Q में डाला है, ठीक है। तो अब यानी यहाँ पर एक बॉल बढ़ रहा है, Q में एक बॉल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Q वाले बॉक्स बैग में एक बॉल बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर जब E1 यानी वाइट बॉल की ट्रांसफर फ्रॉम P टू बैग Q की डालोगे तो P से Q में गया, तो P से Q में कौन सी बॉल जा रही है ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम तो वाइट बॉल को ही देखेंगे भाई। वाइट बॉल की क्या देखेंगे, वाइट बॉल की ये देखेंगे कि वाइट बॉल कितनी है। अगर P से निकाल रहे तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/9 होगी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। हम डाल रहे Q में। फिर ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर, अब देखो वाइट बॉल ट्रांसफर किया, फिर ब्लैक बॉल भी ट्रांसफर किया है क्या, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैक P, हाँ ठीक है ना। तो जो बॉल हमने निकाल के डाला है ब्लैक भी और वाइट भी हो सकती है, तो वाइट की तुम्हें यहाँ पे अलग करना पड़ेगा और ब्लैक के लिए तुम्हें अलग करना पड़ेगा। उसके बाद Q की तुम्हें निकालना पड़ेगा, वो होनी चाहिए कौन सी, वाइट। यानी पहले की जो दो आ रही वो तो हमें पता ही नहीं है कि हम वाइट बॉल मिला रहे हैं कि ब्लैक बॉल मिला रहे। हाँ जब हम Q वाले बैग जब हमें जब बॉल निकालनी तो ओवरऑल वाइट बॉल की ही निकालनी है ओवरऑल, लेकिन किसकी कौन सी ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है। तो पहली बार में तो एक तो हो रहा है 4/9, देखो 4/9 होगा ना, 4 + P का E1 वाइट बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग P टू बैग Q, ठीक है। और दूसरा वाला क्या आएगा 5/9। अगर देखो एज द बैग P कंटेन 4 वाइट 5 ब्लैक बॉल, तो ये तो हो गया वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, इसलिए लिखना पड़ रहा है वाइट और ब्लैक, जबकि निकालना सिर्फ वाइट है लेकिन ब्लैक की भी लिखना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ब्लैक बॉल की भी रख दी, दोनों की रख दी, कौन से बैग की, बैग P से, बैग P से वाइट बॉल की और ब्लैक बॉल की। यानी दो चॉइस तो हमें तभी मिल रही है, दो चॉइस हमें यही मिल गई कि यहाँ पे दो स्टेप कैसे हो रहे हैं, दो स्टेप ये हो रहे हैं, या तो हम वाइट बॉल को मिला के डाल रहे हैं या तो हम ब्लैक बॉल को मिला के डाल रहे हैं, यही हो रहा है ना दो स्टेप। दो चॉइस पहले में ये मिली है हमें, तो यहाँ पे दो चॉइस कैसे मिल रही है, देखो पहला मिला 4/9, दूसरा मिला 5/9, ये चीज़ हो रही है। यानी कि वाइट बॉल की और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हमने रखी। अब उसके बाद कौन सी बॉल किस में मिला रहे हैं, अगर हम वाइट बॉल मिला रहे हैं, वाइट बॉल मिला रहे हैं तो P में कितने वाइट बॉल है, 5 4 9, और यहाँ पे 9 वाइट और 7 ब्लैक, यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 वाइट Q वाले बैग में, ये वाला Q का दिया हुआ है, पहले Q का दिया हुआ है लाइन, ठीक है। Q में देखो 9 वाइट थी, लेकिन कितना पॉसिबल है, 10 वाइट होना पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है हमने वाइट बॉल मिला दी, हाँ हो सकता है एक बढ़ गया हो, ठीक है। तो यानी 10 वाइट 7 ब्लैक, ये हो, या तो ये हो सकता है, या फिर अगर ब्लैक मिला रहे तो 9 वाइट और 8 ब्लैक हो सकता है, क्योंकि ब्लैक हो सकता बढ़ जाए, हो सकता हो कौन सी बढ़ जाए, ब्लैक वाली बढ़ जाए। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/17, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया कि दो चॉइस हमें कैसे मिल रही है, या तो Q बैग में P के बाद Q बैग में, देखो हमने P से निकाली तो यहाँ के पहले P से हम प्रोबेबिलिटी मारेंगे, 4 वाइट और 5 ब्लैक है, हमने P से निकाला है ना, या तो Q बैग में 10 वाइट 7 ब्लैक हो जाएगी, या तो Q बैग में 9 वाइट, भाई पहले देखो Q बैग में 9 वाइट है 7 ब्लैक है, या तो 10 वाइट और 7 ब्लैक ही रहेंगी क्योंकि एक बॉल मिला रहे हैं हम लोग इधर से निकाल के, या फिर 9 वाइट ही रहेंगे, ब्लैक 8 हो जाएंगी। तो बस ये हो गया 10/17, क्योंकि हमें निकालने किसकी है, वाइट की निकालनी है ना, तो वाइट के ऊपर रखेंगे टोटल नीचे, तो 10/17, और यहाँ पे वाइट ही की निकालना है हमें, तो 9/9 + 8 17। तो ये दो इस तरीके से आएगा, और किससे मल्टीप्लाई होगा, 4/9 इंटू दिस प्लस 5/9 इंटू दिस, ये तुम्हारा बनेगा। देखो सोचने का तरीका समझो जरा सा,
सोचने का तरीका क्या रहना मालूम है, पहले मेरे पास जैसे बैग, हम बैग सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले चॉइसेस मेरे पास क्या है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा पहले कि पहले चॉइसेस क्या है। ठीक है, पहली चॉइस क्या थी कि हमें हमें बैक बैग पी से या तो वाइट बॉल निकल रही है क्यू के लिए, या तो ब्लैक बॉल निकल रही है क्यू के लिए। यही था ना, यही था ना कि पहले हमें निकालना पी से ही है, ये तो क्लियर है। लेकिन जब क्यू में डालेंगे तो या तो अगर वाइट बॉल निकाल तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 4/9 होगी। पी बैग की वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/9, क्योंकि टोटल बॉल 9 और वाइट 4। या तो अगर हम ब्लैक निकाल रहे हैं क्यू बैग में डाल रहे हैं तो ब्लैक बॉल की पी बैग से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 ब्लैक है तो 5/9 डाल रहे हैं। तो जब हम तो ये दो चॉइस मिल गई हमें ये। जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो बॉल कम भी होनी चाहिए। और तो वो हमने निकाल दिया ना आगे, देखो कैसे, वही तो कर रहे हैं ना हम लोग। देखो ये 4/9 ले लिया ना हमने, 5/9 ले लिया हम लोगों ने, ये 2 ले लिया। अगर वाइट बॉल मिला रहे हैं क्यू बैग में तो क्यू बैग में 10 वाइट और 7, क्योंकि क्यू बैग में 7 ब्लैक थी 9 वाइट थी, तो 7 ब्लैक वही रहेंगी, वाइट एक बढ़ जाएगी 10 हो जाएगी। या फिर अगर पी बैग से ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं तो ब्लैक एक हुई ज़्यादा हुई जा रही है लेकिन वाइट उतनी रह रही पुराने है। बैग से हम लोग ने कम क्यों नहीं किया? पुराने बैग का आगे निकाल रहे हैं हम लोग, पुराने बैग से। देखो ये प्रोबेबिलिटी पुराने बैग की निकाल तो दी 4/9 5/9, आगे चल के एडजस्टमेंट कर तो रहे क्यू बैग की, ये निकाल दी हम लोगों ने। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब क्यू बैग की प्रोबेबिलिटी, हमें ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालनी वाइट बॉल की, तो क्यू बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 ऊपर रहेगा, 10 + 7 17 नीचे रहेगा। और क्यू बैग से दूसरी वाली सिचुएशन में वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जब एक वाइट नहीं बढ़ रहा था, हो सकता है ब्लैक बढ़ जाए, 9/17, बस दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस। तो चॉइसेस को समझा करो कि तुम्हारे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कैसे तुम, अगर तुम सिचुएशनल सोचो तो थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके की चॉइस है। पहले तो हमें पी बैग से दोनों की तुम्हें चॉइस निकालनी थी। पी बैग से या तो हम वाइट बॉल भी निकाले ले रहे हैं या तो ब्लैक बॉल भी निकाले ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि वाइट बॉल निकाल रहे ऐसा नहीं दिया है पी से वाइट भी निकल सकती है, हमसे ब्लैक भी निकल सकती है क्यू बैग के लिए। ठीक है, तो ये अगर इस तरह, तो हमने वही सोचा कि यार अगर वाइट बॉल निकाल रहे हैं तो पी बैग से क्या प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की होगी, 4/9। हो सकता है पी से ब्लैक निकाले दे रहे हैं हम लोग, अगर पी से ब्लैक निकाले दे रहे हैं 5/9 चॉइस ये हुई जा रही प्रोबेबिलिटी। अब क्यू बैग में क्या सिचुएशन होगी, अगर वाइट बॉल निकाल रहे हैं तो वाइट एक बढ़ रही, ब्लैक उतनी रह रही है क्यू बैग के अंदर। अगर क्यू बैग से हम पी बैग से क्यू में ब्लैक बॉल डाल रहे हैं तो ब्लैक बढ़ी जा रही और वाइट उतनी रह रही। और ओवरऑल हमें वाइट बॉल की निकालना है, तो इसके आगे इसी का टोटलिंग करके 10/17, क्योंकि हमें वाइट बॉल की ही चाहिए, दोनों ही सिचुएशन में वाइट बॉल की ही चाहिए हमें, तो यहाँ पर 9/17, बस बाद में मल्टीप्लाई कर प्लस लगा देना है। अगर पर्टिकुलर ये पूछता, अब इसी में देखो बेस थ्योरम कैसे लगेगा, बोलता कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये मान के चलो कि हमने पी से वाइट बॉल निकाली है पी बैग से, तो हमें ओवरऑल वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या पूछ लेता बेस थ्योरम में कि ओवरऑल वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये मान के चलो कि हमने जो बॉल निकाली वो वाइट बॉल निकाली है। तो ऐसे में क्या करें, इसी में वो क्वेश्चन में बाद में होता ना। हाँ, अगर बेस थ्योरम लगाना, अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाए तो बेस थ्योरम इसमें कैसे लगेगा, इसके बाद क्वेश्चन होता है, उसके बाद, हाँ टोटल निकालने के बाद, वरना ठीक है। और फिर उसके बाद बोलते हाँ टोटल तुम निकाल लो पहले, वो तो निकालना बेस के लिए भी टोटल निकालना है। वाइट निकालनी होती तो हम लोग ये अलग करते क्यों अपॉन टोटल तो नीचे निकालना ही पड़ता ना। टोटल तो निकालती अरे जब वो कह देता वाइट अलग क्वेश्चंस में होता ना, वो नहीं, part इसी one। क्वेश्चन में बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन Part two में का होता है पार्ट ना। 2 का ही, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता, नहीं यही दे देता, सेम देता, बोलता है कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर पी बैग से वाइट बॉल निकाली जा रही है तो सिर्फ वाइट बॉल का लेते ओवरऑल बताओ, ओवरऑल। तब क्या करना होता है बेस थ्योरम में, ओवरऑल बताना है प्रोबेबिलिटी वाइट की। तो तब हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ये वाला वाइट कौन था, ये वाली सिचुएशन थी तो ये वाले को ऊपर रखते हाँ, हैं, वो तो समझ जाते, वो तो समझ गए, बट तो हम लोग सिर्फ white- हाँ सिर्फ वाइट ही निकालेंगे ना, ब्लैक क्यों निकालेंगे? जरूरत नहीं हुआ। क्योंकि क्यू से भी तो हमारा बैग है, बैग तो पी क्यू दोनों है ना, क्यू में वाइट भी तो पड़ी है बॉल, तो वाइट बॉल की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे बोल रहे हैं ना। दोनों में से हाँ, ओवरऑल दोनों में से वाइट बॉल की बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है। तो ब्लैक हम लोग
दोनों बैग में वाइट पड़े हुए हैं, दोनों बैग में वाइट है। वाइट दोनों बैग में पड़े हुए 9/17 लेते ही नहीं सकते हैं, तो लेना पड़ता क्योंकि दोनों बैग में वाइट पड़े हुए हैं ना। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जैसे सिटी वाले एक एग्जाम्पल दिया था। मतलब ब्लैक की बड़ा अब नेक्स्ट देखो, ए बॉक्स हैज 5 ब्लू एंड 4 रेड बॉल्स, ठीक है ना, 5 ब्लू बॉल है, 4 चार red लाल, ball। ठीक है, एक बैग में। ओके, तो सिचुएशन समझना कि तुम्हारी नजरें कैसी है। पहले हम क्या देख रहे हैं, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड नॉट रिप्लेस नहीं किया। एक कलर ऑल्सो नॉट नोटेड, कलर भी हमने नोट नहीं किया कौन सी निकली है। देन अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, हमने दूसरी बॉल निकाला रैंडमली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग ब्लू। सेकंड बॉल की हमें बताना है कि ब्लू है वो कहीं। अब देखो तो सिचुएशन क्या है, ये देखो देखो एक बैग, हमें निकालना है ब्लू बॉल की, कि ब्लू बॉल की क्या है। यानी कि अगर एक बॉल को हम निकाल रहे हैं रिप्लेस करके, यानी रेड और ब्लू, यानी दो सिचुएशन यहीं पर आ गई। अगर हो सकता है रेड निकाल रहे हो सकता है ब्लू निकाल रहे हो, यानी दो प्रोबेबिलिटी तो तुम्हारी यहीं पर आ गई, 5/9 4/9। हाँ या तो ब्लू भी निकाल सकते हैं या तो 4 भी निकाल सकते हैं। तो ये दो सिचुएशन मेरे पास ये आ गई, यानी डायग्राम जब तुम बनाओगे तो दो सिचुएशन तुम्हारी यहीं पर आ जाएगी, 5/9 4/9। अब देखो क्या कह रहा है, देन अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रेड। फिर हमने बॉल निकाली, फिर हमने बॉल निकाली एक और। तो जब हम और बॉल निकालेंगे तो यहां पर एक एक बॉल कम होता जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 5/8 नहीं 5/8 रिप्लेसमेंट लिखा है क्या? बता रहे हैं, और ये हो रहा है 4/8। 4 देखो में 9 होता है। नहीं, देखो आप समझो जरा बात को। हाँ? हमने क्या बोला गया है, हमने ये बोला गया है, हमने ये बोला गया है कि तुम्हारे पास 5 ब्लू एंड 4 रेड बॉल्स है। करेक्ट है, करेक्ट है, एक बैग में। चलो, यानी 5/9 4/9 की प्रोबेबिलिटी ब्लू और रेड बॉल की है। अब एक बॉल हमने निकाला, अब वो एक बॉल कौन सी निकाला हमें नहीं मालूम ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। हो सकता हो हम ब्लू बॉल निकाल रहे हो सकता है यार, और हो सकता हो हम रेड बॉल निकाल रहे हो। जब ब्लू बॉल निकाल लेंगे तो 5/8। ठीक है, तो एक बचेगा, यानी एक बॉल कम हो जाएगी। ये हमें नहीं पता ना कि यहाँ से ब्लू कहाँ से ये निकाल रहे हैं। तो एक बॉल यहाँ, इस सिचुएशन में एक बॉल यहाँ से कम हो जाएगा। या ब्लू बॉल निकाल रहे हैं, कौन सी बॉल निकाल रहे हैं हमें नहीं मालूम है ना, तो एक बॉल यहाँ से हमारा कम हो जाएगा, ठीक है ना। 5/8 तो यहाँ पे आ जाएगा 4/8 होना चाहिए, यहाँ 4/8 और यहाँ पे 3/8। भाई हम भी क्या है 4/8, ठीक है। तो हमें किसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज बीइंग ब्लू, ठीक है ना, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो एक बॉल तुम्हारी कम हुई यहाँ पर 5, अगर ये ब्लू है तो ये वाली है तुम्हारी कौन सी, वाइट, रेड है ना। एक ले लो तुम ब्लू और एक ले लो तुम रेड। नीचे का कम नहीं होगा क्या? 4/8 ही रहेगा। ये बॉक्स है 5 ब्लू 4 रेड बॉल, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड नॉट रिप्लेस। रैंडमली निकाली और रिप्लेस हमने नहीं की। तो जब रैंडमली निकाली हमने, तो जब निकालने जा रहे थे मेरे पास दो चॉइस हो सकती थी, एक 5/9 की कि अगर हम ब्लू निकाल रहे हैं, या फिर हम क्या निकाल रहे हैं, रेड निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं हम बता रहे हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, ए आफ्टर 5/9। E2 जब हमने 5/9 निकाला तो यहाँ इसको ऐसे करो, 5/9 और 5/8। तो जब हमने 5/9 की हमें मिली, और जब दोबारा हम निकालने जा रहे हैं, तो दोबारा निकालने जाएंगे तब हमारे पास चॉइस ब्लू बॉल की हमें चॉइस चाहिए। तो यहाँ पर ब्लू बॉल के लिए चॉइस क्या रहेगी, यहाँ पर तो अगर हम कह रहे हैं वाइट एक कम हो रहा है, तो ब्लू बॉल की चॉइस तो उतनी रहेगी 5/8 की। वाइट नहीं है, रेड 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 बीइंग ब्लू, ब्लू और रेड, ब्लू बॉल और रेड बॉल, ठीक है ना। देखो फिर से, ये हमने लिया ब्लू और ये हमने लिया रेड। यहाँ समझना, ब्लू के लिए हमारा 5/9 है और रेड के लिए 4/9, ठीक है ना। अगर हम ब्लू आगे निकाल रहे हैं तो ब्लू के लिए क्या बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉल कम हुई जा रही मेरी, एक बॉल हम निकाल चुके हैं। जब एक बॉल हम निकाल चुके हैं, हो सकता है वो कौन सी, ब्लू हो, निकाल चुके, तब 4/8 की चॉइस है। हो सकता है ब्लू ना हो तो 5/8 की चॉइस हो जाएगी। हाँ ठीक है, समझ गया, देखो फिर से, समझ गया। हमने ब्लू निकालने से पहले एक बॉल और निकाली है,
अगर वो एक बॉल ब्लू निकाली है तो 4 तब ब्लू कितने बच रहे हैं? 4 बच रहे हैं। हाँ। और एक ओवरऑल कम हो रहा है 4/8। अगर हमने ब्लू नहीं निकाली है तो 5 तो बचेंगे। तो ब्लू तो हो सकता है मान लो 5 ही, लेकिन एक नीचे कम होना ही होना है क्योंकि एक बॉल तो निकाल चुके हैं ना। हो सकता है हमने रेड निकाल चुके हो तो 5/8 होगी। ठीक है ना, समझ गए? तो 5/9 इंटू 4/8, 4/9 इंटू 5/8। इस तरीके से सिचुएशन तुम्हें सोचनी तो पड़ेगी, सिचुएशन तुम्हें सोचनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्टिव वाला, अगर बॉक्स में तो डिफेक्टिव निकल रहे बल्ब। ये आया था। डायग्राम नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखो कैसे करेंगे हम लोग, इजी है। द मशीन E1 E2 E3 यानी 1/3 1/3 1/3 तो एक यही मिल गया है ना। E1 E3 मशीन है, 3 मशीन है। चलो स्टोरी पढ़े आगे क्या लिखा हुआ है। इन ए सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस 50%, 25%, 25% रिस्पेक्टिवली। तो 1/2 1/4 1/4 हो गया। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली मतलब E1 से 150 हो गया। तो मशीन का भी अलग अलग दिया हुआ है तुम्हें कि एक मशीन, हाँ तो कुल मिला के तुम्हें मशीन का यही दिया हुआ है समझो, 1/2 1/3 1/4 1/4। ठीक है, द टोटल आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक E1 हो गया, बल्ब। E2 हो गया, E3 हो गया। हाँ ये हो गया, तीनों ऐसे हो गए। ठीक है ना, क्योंकि तीनों मशीन का अपना इंडिविजुअल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नोन दैट 4% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस बाई ईच मशीन E1 E2 आर डिफेक्टिव। मतलब 4, आगे डायग्राम बना, डायग्राम लिख दे। देखो मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 का लिखे, समझ गया। ये हो गया था 1/2 50% 25% मतलब 1/4। ये भी 1/4 25% था। कह रहे हैं कि E1 E2 से जो डिफेक्ट हो रहा था आर डिफेक्टिव एंड 4% है, तो यानी 4/100 और इसका भी 4/100 और इसका 5/100 हो रहा था। ठीक है, मशीन E3 इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज डिफेक्टिव। तो ओवरऑल निकालना है, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस। कहाँ पर है? दिस मल्टीप्लाई दिस, देखिए 1/2 इंटू 4/100 4/100 तो वही हो गया ना 1/25 4/100। ठीक है ना, फिर 1/4 इंटू 1/25 ये भी सही है। हाँ सही। ठीक है, तो इस तरीके से कितना यार, मतलब 5 नंबर का हमने क्या 10 सेकंड में नहीं कर लिया है ना। तो जहाँ पर अगर पैकेट अलग अलग हो तो बड़ा इजी हो जाता है, जहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अलग अलग हो ना, जैसे कलर बॉल निकालने की, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब इसी में देखो बेस थ्योरम का कैसा आ जाता है। बेस थ्योरम में ऐसा आ जाता कि जैसे डिफेक्टिव बल्ब का पूछ रहे हैं तो डिफेक्टिव बल्ब बताओ कि बल्ब डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो बल्ब डिफेक्टिव जो कि E1 से हो, मशीन 1 से हो। तो जो तुम सेट बना रहे हो, जो हमने सेट बनाया है मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, देखो मशीन 1 मशीन 2 और मशीन 3 सेट बनाए 3। तो अगर यही पूछा कि बताओ मशीन 1 से बताओ डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं मशीन 1 वाले प्रोबेबिलिटी के ऊपर रखते, नीचे टोटल लिख देते, वही बेस थ्योरम हो जाता है। करेक्ट है ना, करेक्ट है। तो देखो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। अभी इसके लेक्चर भी देंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी के। आज टोटल का ही दे दें, कल बेस का दे देंगे, टोटल बेस दोनों दे देंगे आज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी दे देंगे जो PYQ वाले, फटाफट क्लियर होता है। एक वत्सल से आएंगे, लेकिन वत्सल बहुत डिफिकल्ट है। A fair die is rolled. If one turn up, a ball is picked up random from bag A. देखो, okay. A ball is picked. अगर 1 आ रहा है तो बैग A से हम बॉल निकाल रहे हैं। If 2 और 3 आ रहा है, देखो 2 और 3 है, यहाँ पे ध्यान देना है। 2 चॉइस है, 2 आउट ऑफ 6 हो जाएगा। यहाँ 1 आप देखो, एक नंबर मतलब 1/6 हुआ और 2 और 3 मतलब 2/6 हो गया। ठीक है ना, अब देन बॉल पिक्ड अप बैग B। इफ 4 5 6 आ रहा है, मतलब 1 2 3 3/6, 6 में से 3 के ऑप्शन है ना, तो ए बॉल पिक फ्रॉम बैग C। ये तो हो गया। तो यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिक्लेयर हो गई तुम्हारी, एक है 1/6, एक है 2/6, एक है 3/6। ये अब देखो
1/6 बैग ए के लिए, 2/6 बैग बैग बी के लिए ना, नहीं, बैग तो एक और 3/6 बैग सी के लिए। नहीं, बैग अलग अलग है। अब देखो बैग ए में क्या, बैग ए कंटेन 3 रेड 2 वाइट। यार 3 रेड 2 वाइट, 3 2 5, तो बैग का भी बना लो अपना अलग अलग, कि बैग 1 में 3 रेड है 2 वाइट है, तो शायद रेड का ही पूछा है इसीलिए वाइट का नीचे दिया नहीं है, तो 3/5 हो जाएगा। बैग ए में एक ही है ना, रेड बॉल की, रेड 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 रेडी कर दो। 3 रेड ना, हाँ 3 ऊपर लिखा है, यानी ये रेड बॉल की है, ये रेड और ये वाइट बॉल। तो वाइट नीचे क्यों नहीं दिया यहाँ पर एरो में, क्योंकि हो सकता है वाइट में आगे ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। 3 रेड 2 वाइट बॉल, ठीक है। बैग बी कंटेन 3 रेड 4 बॉल, ये रेड 4 वाइट, ये वाइट, ठीक है ना, तो 3/7 हो गया रेड की, वाइट की हो जाएगी 4/7। लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़, क्यों नहीं पड़ रही देखते हैं आगे। 5 इसी तरह 4 रेड एंड 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9, ठीक है। द डाइस रोल, ए बैग इज सिलेक्टेड एंड बॉल इज ड्रॉन, तो हमें निकालनी किसकी, सिर्फ रेड की निकालनी है, इसीलिए सेकेंड वाले एरो में तुमने वाइट वाइट का हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस। वाइट का तो काम ही नहीं है ना, वाइट का तो हमें काम ही नहीं है, हमें रेड बॉल की निकालनी थी क्योंकि भाई, यहाँ पे हमारा ट्रांसफर भी नहीं हुआ है। हाँ, हमारे पास चॉइस रेड बॉल थी या बैग थे, या फिर डाइस थी, डाई, यही दो चॉइस थी, या तो रेड बॉल की थी। कब रेड बॉल की, जब जैसा जो भी नंबर आ रहा है तुम्हारा, हाँ, इसीलिए इन दोनों के लिए, इसलिए यहाँ पे वाइट का लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आंसर भी नहीं किया तो जो वाइट का हाँ, निकाले, हाँ, वाइट का करें। ठीक है। तो जिस तरह हमने टोटल प्रोबेबिलिटी देखी, ठीक उसी तरह हम बेस थ्योरम देखेंगे, वही वाला ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट लगाना, डायग्राम वाला, और उसी डायग्राम में जो टोटल को नीचे रख देना, सिलेक्टेड वाले को ऊपर रख देना है। तो देखो ठीक वैसे ही दिया हुआ है, एक कार मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री है, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, हैज 2 प्लांट एक्स एंड वाई, 2 प्लांट एक्स एंड वाई। प्लांट एक्स मैन्युफैक्चरर 70% ऑफ द कार, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा एक 70, मतलब 70/100, एंड प्लांट वाई मैन्युफैक्चर 30%, 30%। कार की मैन्युफैक्चरिंग एक की 70% और एक की 30, ठीक है ना, कार की 2 प्लांट, और भी चीज़ें बन रही हैं, यानी 80% ऑफ द कार एट प्लांट एक्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। कह रहे हैं कि जो एक्स, यानी एक्स, ये वाला एक्स चल रहा था, ये वाला वाई चल रहा था, एक्स प्लांट वाई प्लांट, कह रहा है कि 80% ऑफ द कार प्लांट एक्स, यानी 80/100 एक्स का है ना, ये रेटेड है कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी का, और इसमें वाई में 90% रेटेड है, करेक्ट है ना, वाई 90% रेटेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी आई है, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो प्लांट है ना, ये फर्क है बेस थ्योरम टोटल में। टोटल में होता तो बोलता है कि बताओ स्टैंडर्ड, मुझे वो टोटल में होता तो ये बोलता है स्टैंडर्ड कार की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये होता है टोटल में। लेकिन अगर एक्स की ही बताओ, स्टैंडर्ड क्वालिटी एक्स प्लांट की ही बताओ, तो हमने करना है कि पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी, टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है ना उसके लिए भी। तो 70/100 इंटू 80/100 प्लस 30/100 इंटू 90/100, ठीक है। हमें एक्स का चाहिए, एक्स का ये है ना, तो जब हम बेस थ्योरम लगाएंगे तो एक्स वाला ऊपर रखेंगे, 70/100 इंटू 80/100 ऊपर रखेंगे, और ये वाला पूरा का पूरा नीचे रख देंगे। थोड़ा फॉर्मूले वाइज दिखा देना, क्योंकि जस्ट आप डायग्राम और उससे करोगे, लेकिन फॉर्मूले वाइज भी दिखा देना, 30/100 इंटू 90/100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस थ्योरम का एक्स से ही जो आ रही है वो, ठीक है। देखो 7/100, 8/100, 80/100, 7/100, 70/100, 80/100 हुआ, नीचे 70/100, 80/100 प्लस 30/100, 90/100 प्लस, तो ठीक है, सही है। तो देखा ना, तो कितने आसानी से हमने इसको डील किया 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अलग से भी करेंगे, PYQs भी करेंगे, तो और धीरे धीरे पक्का होता जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। फोर्टी परसेंट स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज reside in hostel
एंड रिमेनिंग रिसाइड आउटसाइड। तो यार दो ग्रुप तो यहीं से बन गया। हॉस्टल के लिए, ये हॉस्टल के लिए आ रहा है, ये आउटसाइड के लिए आ रहा है। तो 40/100 हॉस्टल हुआ, देन 60/100 आउटसाइड हो जाएगा, 40 तो ये सारी इधर आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर 50% हॉस्टलर गॉट ए ग्रेड, मतलब हॉस्टल वालों को ए ग्रेड जो मिल रहा है, ये मिल रहा है 50, ऐसे ए करके ऐसे लिखते आएगा 50/100 गॉट ए ग्रेड, वाइल फ्रॉम आउटसाइड स्टूडेंट ओनली 30% गॉट, ये आउटसाइड वाला ग्रुप चल रहा था, गॉट ए ग्रेड, ठीक है ना, ये चल रहा था। ए ग्रेड इन द एग्जामिनेशन at the end of the year a student of college has chosen a random and was found to have gotten A grade, देखो है ना, A grade found, तो what is the probability that selected student had hostelier, तो वो जो A grade जिसको मिला है वो हॉस्टल का ही है, वो तुम्हें निकालना है। तो यही समझो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में। टोटल अगर होता तो क्या क्वेश्चन होता, ये जरूरी था, टोटल होता तो बताओ कि A ग्रेड वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ, डायरेक्ट ऐसा होता, A ग्रेड वाले की क्या बताओ, चाहे वो हॉस्टल से हो चाहे वो आउटसाइडर की हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हो, हॉस्टलर के ही बताओ। तो पहले टोटल मार लें, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, फिर बेस थ्योरम में ये वाले का ऊपर रखना और टोटल वाले के नीचे रख देना। सो इजी, सो इजी, है ना। देखो ब्लड ग्रुप वाले, और इस पर सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं तो देखो प्लेसेस दो अलग अलग हो ना, बैग या प्लेसेस, तब थोड़ा आसान होता है। चॉइसेस अगर हैं तब थोड़ा सा एक सोचना पड़ता है सिचुएशन को। 6% ऑफ द पीपल with blood group O are left handed and 10% of those with other blood groups are left handed, 30% ठीक है। तो O ग्रुप आएगा, देखो 6% of the people with blood group A group O are left handed and 10% other group, तो यहाँ पे O ग्रुप वाले कितने हैं, 6% है, और अदर वाले, अदर के लिए ईडी ले लो, चलो अदर के लिए ऐसे लगाया करो, अदर के लिए है 10%। 30% पीपल है ब्लड ग्रुप, क्या है, 6% पीपल ऑफ ब्लड ग्रुप O आर लेफ्ट हैंडेड, 10% ऑफ द अदर ब्लड ग्रुप आर लेफ्ट हैंडेड, 30% ऑफ द पीपल of group if a left-handed person, चलो आगे है, 30% ऑफ पीपल है ब्लड ग्रुप O, 30 लोगों को ग्रुप 30% लोगों को O ग्रुप है, तो यहाँ तो हो जाएगा 30% O ग्रुप वाला जो है 30% है। 30 जो बाकी बचे 70 हो जाएगा। हाँ बाकी हो गया 70, ठीक है ना, बस ये बन गया। अब तुम्हें निकालना है क्या है, इफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन सिलेक्टेड रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल हैव ब्लड ग्रुप O, तो O वाले का ऊपर रखना है न्यूमरेटर में और टोटल वाले को नीचे रख देना है, ठीक है ना। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेस, या तो वो आंसर जानता है या तो वो गेस करेगा। ये देखो ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर बैग्स वो नहीं है। लेट 3/4 बी प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो कम से कम नो वाला में तो 3/4 है, 3/4 बी प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, यानी कि नहीं जानता है वो 1/4 हो गया, है ना, नहीं वाले में 1/4 हो गया, है ना, ये हो गया। Assuming that student who guess at the answer will be correct, अगर गेस वाले का जो नहीं जानता बोले गेस लिख दो, जी लिख दो, ठीक है ना। ही नोज और गेस दो में चल रहा है, तो कह रहा है कि assuming that student who guess at the answer will be correct with probability 1/4, तो जो गेस कर रहा है उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। हाँ ठीक है। assuming the student who guess at the answer will be correct, 3/4 से मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा। तो assuming that the student at the answer will be correct with the probability 1/4, गेस की प्रोबेबिलिटी हो रही है 1/4 हो रही है,
ठीक है ना, और करेक्ट आंसर की। तो यानी रॉन्ग आंसर हो रहा है उसका 3/4 हो रहा है, 1/4, 3/4 रॉन्ग हो रहा है। ऊपर 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 चलो नहीं, गेस का करेक्ट 1/4 है तो गेस का गलत 3/4 हुआ। आंसर और गेस में दोनों की प्रोबेबिलिटी 3/4 ही लेनी है शायद। अच्छा, ये और लिखा हुआ है हाँ, तो ये ऐसे आएगा। क्वेश्चन सही से पढ़िए। In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guess. या तो वो जानता है या तो वो गेस करता है, तो वो 3/4 है। जानता है और गेस करता है 3/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ही नोज द आंसर। अच्छा, ही नोज और सही तो क्या? अच्छा नोज और 3/4 लिख दिया है आपने 3/4 ऊपर। लिखा है। ये सही लिखा है। चलो, नोज और गेस में था, ठीक है ना। नोज की 3/4 है तो गेस की 1/4 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कह रहा है गेस के लिए क्या कह रहा है कि अगर वो गेस कर रहा है तो 1/4 करेक्ट हो रहा है, तो 1/4 करेक्ट हो रहा है गेस में, तो 3/4 क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। सही है। ठीक है। तो इसकी क्या बनेगी? even 3/4 1/4 स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली गिवन दैट ही नोज द आंसर। अगर वो आंसर, हाँ ये भी तो है, अगर वो आंसर पक्का जानता ही है तो करेक्ट किसकी क्या होगी? 1 होगी। इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर वो जानता है तो उसके लिए करेक्ट की क्या होगी? 1 होगी। वो पक्का जानता है ना, नोज वाला करेक्ट आंसर की 1 हो जाएगी। 1 क्या प्रोबेबिलिटी 1 मतलब पूरी की पूरी श्योर, क्योंकि वो जानता ही है तो उसकी करेक्ट वाली की क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी करेक्ट वाले आंसर की। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3/4 क्यों किया इसमें यहाँ पर? अरे हम सही, ठीक है, तुमको बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। अच्छा, आंसर एक आंसर करेक्ट है, उसमें पता चल रहा है आंसर सही है कि उसने गेस मारा है। तो एक तो हो गया 3/4 इंटू 1, 3/4 इंटू 1 हो गया, ठीक है, और 1/4 इंटू 1/4। 3/4 तो ले रहे नहीं, तो गलत वाली थी ना, समझी? देखो फिर से देखिए, बता रहा हूं। एक 3, हमें करेक्ट की बताना है। हाँ देखो। करेक्ट की बात करना हाँ। है। एक हो जाएगा उसने तुक्का मार के पहले correct तो किया। टोटल कैसे निकालेंगे? देखो टोटल तो 1 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4। ये वाला नहीं लेंगे, क्यों? ये तो रॉन्ग है, ये पिक्चर ही में नहीं है, ये छोड़ दो। ये तो पिक्चर में नहीं था ना, गेस की 1/4 थी, उस 1/4 में करेक्ट की 1/4 और थी, तो ये करके आ गया ये। अब देखो ये तो हो गया टोटल में, टोटल नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिख देंगे करेक्ट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट गिवन द आंसर इज, No. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर। ही न्यू का ये वाला मल्टीप्लाई ऊपर लगा देंगे, ये वाला ऊपर लगा, ही न्यू द आंसर एंड द करेक्ट। समझ में आ गई बात? ये वाला केस नहीं लेंगे, ये गलत का गलत है ही नहीं पिक्चर में, हटा दो। बट वो आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दिया था। तो ये था आपका बेस थ्योरम। ये सब क्वेश्चन तो करवाएंगे, ये भी करवा देंगे। इजी नहीं, करेक्ट वाला इजी थोड़ी ना होता है। ये तो चलो ठीक करवा देंगे। कितने हैं ये देखिए, क्योंकि टोटल वाले में तो किए ना काफ़ी सारे। नहीं, उसमें भी आपने इजी करवाया। कहाँ इजी? क्वेश्चन दिया हुआ, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट 1 विच कंसिस्ट 5 साइंस 3 इंजीनियरिंग subjects and other consist 3 science and 5 engineering। ठीक है, 2 ग्रुप हैं, इस तरीके से, जिसमें 5 साइंस एंड 3 इंजीनियरिंग है, और अदर कंसिस्ट 3 साइंस 5 इंजीनियरिंग। तो 2 तो तुम्हारे यही हो गए 1/2 1/2 करके, 2 चॉइस। लेकिन चॉइस किस में, ये आगे देखे ज़रा। एन अनबायस डाई इज रोल्ड इफ नंबर 1 और 6 टर्न अप, मतलब 2/6 प्रोबेबिलिटी हुई एक की। ए सब्जेक्ट सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, अदरवाइज ए सब्जेक्ट सेलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप। 2/6 4/6 ये 2 ये हो गए। 2/6 तो चॉइस देखो कैसे मिल रही तुम्हारी। अनबायस डाइस रोल यहाँ से स्टार्ट हो, इफ नंबर 1
और 6 टर्न अप, इफ इंजीनियरिंग कर ले यानी 2/6, और दूसरा बच्चे 4 नंबर देनी 4/6। ये 2 तुम्हारे रास्ते हैं, इस 2 रास्ते से फिर आगे बनाना पड़ेगा तुम्हें। हेलो, अभी निकले बिल्कुल। तो यहां से रास्ते बनेंगे ना। चलो, अब अगर 2/6 आता है तो कभी कभी देखो ऐसा नहीं, हमने जो स्टार्टिंग में लाइन पढ़ी तो स्टार्टिंग का वो बना दिया, तो ऐसा हर बार नहीं होता है, वो देखना पड़ता है स्टोरी कैसे है। सिचुएशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 2/6 की प्रोबेबिलिटी आती है तो हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, ए सब्जेक्ट सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप। तो पहले ग्रुप से हम कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी 2/6 पर पहले ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब 2 लोग हैं पहले ग्रुप में, ऐसे 2 लोग हैं, एक है क्या साइंस 5/8 और एक है इंजीनियरिंग 3/8। और दूसरे ग्रुप में 2 लोग हैं 3/8 और 5/8, 3/8 क्यों लेना, इंजीनियरिंग का पूछा साइंस और इंजीनियरिंग। तो सिलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड, इफ अल्टीमेटली एन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। तो ये साइंस था, ये इंजीनियरिंग था, ये साइंस था, ये इंजीनियरिंग था, ठीक है ना। सिलेक्टेड, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप। तो ये ग्रुप 1 था और एक ग्रुप 2 था, ठीक है, ये ग्रुप 1 चल रहा था और ये ग्रुप 2 था, ऐसे था ये। तो क्या बनेगा, 2/6 इंटू 3/8, हाँ, और दूसरा बन रहा है क्या, 4/6 into 5/8, तो 4/6 इंटू 5/8, तो 5/8 4/2/3 हो गया, सही है। और दूसरा वाला हो रहा है 3/8 इंटू 1, हाँ सही है, सही है। और इंजीनियरिंग का ही चाहिए, तो इंजीनियरिंग के लिए फ्रॉम द ग्रुप 1 ना, सेकेंड ग्रुप से, सेकेंड ग्रुप ये है ना, तो इंजीनियरिंग के लिए इससे आएगा तो वही 5/8 और 2/3 ये वाला आ जाएगा, समझिए। तो इस तरीके से हमें करना होता है, इन क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। तो डायग्राम बनाना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, डायग्राम बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ बैग, ग्रुप 1 कंसिस्ट 3 बैग, ईच कंटेन 5 ग्रीन बॉल एंड 3 ब्लू बॉल। ग्रुप 2 कंसिस्ट 2 बैग, तो डायग्राम तुम्हें कहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा उसको छोड़ देंगे, लेकिन डायग्राम तो बनाएंगे। अब देखो 2 ग्रुप ऑफ बैग है, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ग्रुप 1 कंसिस्ट 3 बैग, ठीक है, 3 बैग है। ग्रुप 1 कंसिस्ट, ये ग्रुप 1 चल रहा है ना, ये ग्रुप 1 चल रहा है, ये ग्रुप 2 चल रहा है, जबकि इन दोनों के 1/2 है, बट देखना पड़ेगा कि तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। 2 बैग है तो 1/2 होगा। तो कंसिस्ट 3 बैग ईच कंटेनिंग 5 ग्रीन बॉल एंड 3 ब्लू बॉल, ईच कंटेनिंग, यानी यहाँ पर ग्रीन बॉल और 3 ब्लू बॉल है हर बैग में, तीनों बैग में। ग्रीन बॉल का पता करना है सेकंड ग्रुप से, ठीक है, चलो यहाँ पे सेकंड ग्रुप में देखो, लेकिन आना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो क्या कह रहे हैं, ग्रुप 1 में 3 बैग है, 1 2 3, यानी 1/3 1/3 1/3, तो अलग अलग हो रहा है, ठीक है। और तीनों में 2 चॉइस है, क्या है, ऐसे 2 चॉइस निकल रही है, क्या 2 चॉइस निकल रही है, 5 ग्रीन बॉल 3 ब्लू बॉल, तो एक हो जाएगा 5/8, हो जाएगा 3/8, ठीक है ना, 5/8 और 3/8, क्योंकि ग्रीन बॉल भी है और ब्लू बॉल भी है, दोनों बराबर बराबर है। 5/8
3/8 ये हो रहा है। और ग्रुप 2 में 2 ग्रीन बॉल, ग्रुप 2 कंसिस्ट 2 बैग, यहाँ 2 ब्रांच आएगी। और कंटेनिंग 2 ग्रीन एंड 4 ब्लू इज कंटेनिंग 2 ग्रीन बॉल 4 ब्लू। तो यहाँ पे ग्रीन बॉल की 2/6 और ब्लू बॉल की 4/6। इस वाले बैग में भी दूसरे 2 बैग है ना, 2/6 और 4/6, ऐसा आ रहा है ना, समझिए ऐसे ब्रांच। अब देखो इतना लेंदी जरूर बना है लेकिन ज़रूरत नहीं है, आगे किस हिसाब से चलना है देखते हैं हम लोग। ए बैग हैज़ बीन सिलेक्टेड एंड ए बॉल हैज़ बीन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन बैग एंड इट इज़ फाउंड ग्रीन। ठीक है, ये पता चला ग्रीन वाली बॉल है वो, तो ऊपर हम ब्लू और नीचे ग्रीन कर रहे थे ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन बॉल हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो बैग 2 से हमें निकालना है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से ग्रीन बॉल, तो बैग 1 ये है और बैग 2 ये देखो, बैग 1 बैग 2, तो दैट दिस ग्रीन बॉल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम ए बैग ग्रुप 2। ग्रुप 2 में जाना है, ग्रुप 2 से ग्रीन बॉल की जाना है प्रोबेबिलिटी, ग्रुप 2 से ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन बॉल देखो, अब ग्रुप 2 के लिए 1/2 हो गया, दो ग्रुप हैं और 2 ग्रुप में 2 ये 2, यानी यहाँ पे 2 चॉइस है। ग्रुप 2 से हमें चाहिए, तो 1/2 ये हो गया, 1/2 ये हो गया। और ये ब्लू है ये ग्रीन है, ये ब्लू है ये ग्रीन है। तो ग्रीन बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ग्रुप 2 से। ठीक है, अरे पहले टोटल निकालिए, वो तो बाद में निकाल ही लेंगे। A bag has been selected and a ball has been drawn at random from one of the bag and is found to be green। पता चला कि वो ग्रीन है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी कितनी आ रही है देखो,